Hello everybody, we'll be starting a new subject today called Steel Structure Design using Limit State Method. इस सब्जेक्ट के लिए हम रेफर करेंगे लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स बाय एसके दुग्गल को और NPTEL lectures को on steel structure design. So far we've discussed fluid mechanics and surveying in detail. So अगर आपको इन subjects को समझना है तो you can refer to the playlist of the channel. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए आपको दो प्री रिक्विजिट्स हैं दैट इज IS कोड 800-2007 IS 800-2007 जो लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से डील करता है तो हम इसको रेफर करेंगे एंड सेकंड इज IS हैंडबुक नंबर 1 दैट या फिर SP6 भी कहा जाता है जिसको कमर्शियलाइज्ड वर्जन स्टील टेबल्स के नाम से फेमस है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के स्टील टेबल्स को यूज कर सकते हैं जब भी आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का कोई लेक्चर देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास IS 800-2007 और स्टील टेबल्स हैंडी हो ताकि आप रेफरेंसेस को समझ सकें अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर स्ट्रेंथ डक्टिलिटी toughness etc so let's start with strength is the ability of a material to resist stress जो स्ट्रेस किसी भी लोड की वजह से कोई स्ट्रक्चर या कोई भी कंपोनेंट एक्सपीरियंस कर रहा है और वो उसे रेजिस्ट करता है तो जितनी उसकी रेजिस्ट करने की एबिलिटी है पावर है उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं स्ट्रेंथ को हम किन टर्म्स में समझते हैं किसी भी मटेरियल के लिए आप उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जिसे हम FY बोलते हैं या फिर आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे जिसे हम FU बोलते हैं तो इस FY और FU के मैग्नीट्यूड से आप डिसाइड करेंगे कि ये जो मटेरियल है ये स्ट्रॉन्ग है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है या इसकी स्ट्रेंथ कम है तो ये वैल्यूज हमें हेल्प करती हैं स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी Ductility is the ability of the material to undergo large inelastic or plastic deformations before failure. जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि डक्टिलिटी से हमें क्या मिलता है इलोंगेशन जनरली डक्टिलिटी की वजह से जो आपका मेंबर है वो क्या करता है अंडर स्ट्रेस वो क्या करेगा इलोंगेट करेगा इलोंगेट करने का मतलब है कि फेलियर होने से पहले वो क्या करेगा आपको कुछ टाइम दे देगा इलोंगेशन जनरली इस तरीके से होती है इस तरीके से आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करेगा रादर देन ब्रिटल फेलियर ब्रिटल फेलियर में क्या हो रहा है ब्रिटल फेलियर में आपके पास ये बीम थी या ये कोई मेंबर था ये एकदम से यहाँ से क्या कर जाएगा क्रैक कर जाएगा 2 पार्ट्स में बट यहाँ पे अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो क्या आपको शो करेगा वो कुछ इलोंगेशन शो करेगा तो इसे क्या बोलते हैं हम डक्टिलिटी बोलते हैं तो अगर हम डेफिनेशन को फिर से पढ़ें डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल हम किसी भी मटेरियल की बात कर सकते हैं यहाँ पे टू अंडरगो लार्ज इनइलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस सो ये डिफॉर्मेशन ये इलोंगेशन हो रही है ये कैसी है इनइलास्टिक है या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है मतलब ये डिफॉर्मेशन अब वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगी इलास्टिक में क्या होता था आप स्ट्रेच करते थे इलोंगेट करते थे और वो वापस अपना पाथ ट्रेस करके सेम साइज की बन जाती थी पर यहाँ पे कैसी डिफॉर्मेशन हो रही है इनइलास्टिक एंड प्लास्टिक सो दिस इज इम्पोर्टेंट जब आप डक्टिलिटी की बात करें अगर आप IS 800-2007 देखेंगे उसके क्लॉज 1.3.30 में डक्टिलिटी को डिफाइन किया गया है एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू यील्ड डिफॉर्मेशन अल्टीमेट डिफॉर्मेशन एंड यील्ड डिफॉर्मेशन हमें स्ट्रेस कर्व से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मिल जाता है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आप देखेंगे कि अल्टीमेट डिफॉर्मेशन कितनी है और यील्ड डिफॉर्मेशन कितनी है उनकी दोनों की वैल्यूज का जो रेशो होगा वो क्या देगा आपको किसकी वैल्यू देगा डक्टिलिटी की वैल्यू देगा अगर इस रेशो की वैल्यू लेस देन 5 आती है ये थंब रूल है कि अगर ये डक्टिलिटी ये रेशो की वैल्यू लेस देन 5 आती है तो हम क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल कैसा है ब्रिटल
ब्रिटल मटेरियल मतलब उसका फेलियर कैसा होगा, ऐसा फेलियर होगा कि एकदम से जो मेंबर है वो दो हिस्सों में ब्रेक कर जाएगा इंस्टेंटली, एकदम से। अगर डक्टिलिटी जो है, ये रेशियो है, इज ग्रेटर देन 5%, तो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कि वो कुछ इलोंगेशन एक्सपीरियंस करेगा, और जो भी इलोंगेशन होगा तो वो टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा, जो हम किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में डिजायर करते हैं, ताकि आपके पास इवैक्यूएशन के लिए सफिशिएंट टाइम हो। तो ये इलोंगेशन प्रोसेस है, ये आपको टाइम दे रहा है जिसमें लोग या जो भी लिविंग बींग्स हैं वो इवैक्यूएट कर सके किसी भी स्ट्रक्चर को जिसमें फेलियर हो रहा है। So ductility enhances the energy absorption characteristic of the structure. कितनी एनर्जी वो absorb कर रहा है उसको enhance कर देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, ductility. So ductility is a desired property in all civil engineering structures. हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो वो किस मटेरियल का बना हो, डक्टाइल मटेरियल का बना हो। So next is stiffness. Stiffness is the ability of the material to resist deformation. तो stiffness से क्या होता है कि कितनी deformation हो रही है उसको हमने resist करना है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा deformation हो। So it is measured as the slope of the material's stress strain curve. जैसे हमें आइडिया है कि मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। अगर हम स्टील की बात करें तो ये स्लोप है, इस स्लोप की जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रही है, वो हमें स्टिफनेस की मेजरमेंट दे रही है। वो स्टिफनेस का बता रही है हमें कि ये स्लोप कैसी होगी, तो वो हमें स्टिफनेस का बताएगी कि उस मटेरियल की स्टिफनेस कितनी है। Toughness is the ability of the material to absorb energy before failure. तो कितनी एनर्जी वो मटेरियल अब्सॉर्ब कर सकता है फेलियर होने से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं, टफनेस। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं फेलियर होने से पहले वो काफी एनर्जी अब्सॉर्ब करे ताकि हमें एकदम से या लो लोड पे फेलियर ना हो। तो आपको कैसा मटेरियल चाहिए, आपको एक टफ मटेरियल चाहिए। लोअर ग्रेड ऑफ स्टील जो होते हैं, अभी हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील्स, बट जो लोअर ग्रेड्स होते हैं उनकी जो टफनेस होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं इस सब्जेक्ट के मेन एलिमेंट पे, दैट इज स्टील। व्हाट इज स्टील? स्टील एक अलॉय है, इट इज अ बेसिक अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। तो हम क्या बोलते हैं कि स्टील एक अलॉय है किसका, आयरन का, और नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्बन का। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है। सो अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील्स है, तो उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ग्रेड जिसे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं स्टील डिजाइन में, दैट इज Fe410। तो उसमें मैंने कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज एंड सिलिकॉन की आपको परसेंटेज दी है। इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं कि जो स्टील है वो सिर्फ कार्बन और आयरन का अलॉय नहीं है, उसमें क्या डलता है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, मैंगनीज भी है और सिलिकॉन भी है। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टील। और भी हम बहुत सारी चीजें डालते हैं जैसे निकल एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, बट जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये कंपोनेंट्स हैं अलोंग विद आयरन। और ये ब्रैकेट में परसेंटेज दी गई है वो Fe410 के लिए जो कार्बन की परसेंटेज है दैट इज 0.23, सल्फर इज 1.5, phosphorus is 0.045, manganese is 0.045, silicon is 0.4%। अब हम स्टील को देखें तो स्टील को हम दो नाम से जान सकते हैं, एक होगा कार्बन स्टील और दूसरा है कास्ट स्टील। अगर कार्बन स्टील नाम है तो मतलब जो कार्बन की परसेंटेज है वो लेस देन इक्वल टू 2% है। ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्टील में जो परसेंटेज है वो लेस देन इक्वल टू 2% है, और कास्ट स्टील में ग्रेटर देन 2%। अगर कार्बन जो अलॉय आप फॉर्म कर रहे हैं स्टील को बनाने के लिए, अगर उसमें कार्बन की परसेंटेज 2% है या 2% से कम है तो आप उसे क्या बोलेंगे, कार्बन स्टील।
अगर 2% से ज्यादा है तो आप उसे क्या बोलेंगे, कार्बन कास्ट स्टील। सो कास्ट स्टील जो है वो वेल्डेबल नहीं होता है। वेल्ड करने, आपने सुना होगा कि हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग जो है वो कास्ट स्टील में करना हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन है उतनी कम वेल्डेबिलिटी होगी उसकी, उसको हम उतना ही कम वेल्ड कर सकते हैं। सो जनरली हम कौन सा स्टील यूज करते हैं, कार्बन स्टील यूज करते हैं। स्टील को अब देखते हैं, हाउ डज इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल, हम उसको स्ट्रक्चर्स में क्यों यूज कर रहे हैं। सो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मेन जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, अगर हमें बहुत ही मेन कंपोनेंट्स लेने हैं तो दे आर आयरन एंड कार्बन। सो इसमें अब बहुत सारे टाइप के हमारे पास स्टील्स हैं। ये सारे कार्बन स्टील्स हैं, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कार्बन स्टील और कास्ट स्टील हो सकता है। तो कार्बन स्टील होता है जिसमें लेस देन 2% है, तो यहाँ पे हम लेस देन 2% ले रहे हैं। तो ये फर्दर इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, लो कार्बन स्टील, कार्बन इज लेस देन 0.15, माइल्ड स्टील, कार्बन इसमें होता है 0.15 टू 0.29 के बीच में, मीडियम कार्बन स्टील 0.3 टू 0.59, एंड हाई कार्बन स्टील 0.6 टू 1.7%। ये हो गया कार्बन की कॉम्पोजिशन और उसके हिसाब से कार्बन की परसेंटेज और उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स जो हम एज स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते रहेंगे, हमने देखा कि कार्बन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। कार्बन पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टील का जो हम डालते हैं। क्यों? कार्बन के कुछ फायदे हैं। कार्बन को डालने से स्टील में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है। ब्रिटलनेस तो हम नहीं चाहते हैं कि इंक्रीज हो, ये तो हम नहीं चाहते हैं, पर और इसीलिए ये एक वीक पॉइंट है। बट स्ट्रेंथ हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो, हार्डनेस हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो। तो इन दो प्रॉपर्टीज के लिए, स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए, हम कार्बन का परसेंटेज डालते हैं। बट कार्बन को डालने से क्या हो रहा है, ब्रिटलनेस बढ़ रही है, या फिर अगर आपने डिफरेंट टर्म्स में बात करनी है तो डक्टिलिटी क्या कर रही है, डक्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, डक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो ये भी हमारे लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है कार्बन को ऐड करने के लिए। इसीलिए हम कार्बन की परसेंटेज को बैलेंस करते हैं ताकि हमें स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ जो है स्टील की वो इंक्रीज हो, स्ट्रेंथ और हार्डनेस, बट डक्टिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज ना करे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर मैकेनिक्स एंड आरसीसी में पढ़ा है, सोम में भी पढ़ा होगा। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 into 10 to the power 5 न्यूटन per millimeter square। आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न दिस वैल्यू क्योंकि ये आपको दी नहीं जाएगी, ऑल्दो कोड में ये गिवन होती है। अब यंग्स मॉडुलस से क्या पता चल रहा है, यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जब हम स्टिफनेस की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि स्टिफनेस जो है वो इनिशियल जो स्लोप है उसको, उससे हम मेजर करते हैं, और इसी इनिशियल स्लोप से हम यंग्स मॉडुलस भी मेजर करते हैं। तो इनडायरेक्टली यंग्स मॉडुलस हमें क्या दे रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो अगर आप एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने सोम में पढ़ा है उसे हम देखें, deformation delta is equal to PL upon AE, where P is the load, L is the original length, A is the area of cross section and E is the Young's modulus। तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा जो है that is deformation is inversely proportional to Young's modulus। Deformation is inversely proportional to Young's modulus। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि अगर आपका यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस इंक्रीज करता है तो डिफॉर्मेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो डिफॉर्मेशन है, जितना वो डिफॉर्म कर रहा है, डेल्टा की वैल्यू जो है वो डेल्टा की वैल्यू क्या होती जाएगी,
वो डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। अगर ये हम डेल्टा की वैल्यू बोलते हैं एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अंडर दिस फोर्स पी, अगर ये ई इस मटेरियल की ई की वैल्यू ज्यादा है तो इस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इस डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, इस डिफॉर्मेशन की वैल्यू कम होगी। अगर इस ई की वैल्यू कम है तो ये डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। So if E is greater, the material is said to be stiff. So Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square, which is sufficiently stiff. नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ स्टील इज हाई। मतलब कि अगर आप देखें कि स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है और उसका वेट कितना है, उसको अगर आप रेशो में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि उसकी रेशो क्या है, काफी हाई है। अगर आप इन अदर टर्म्स कंक्रीट को देखते हैं तो हमें पता है कि कंक्रीट हेवी होता है, जो बेसिक वेट है स्टील स्ट्रक्चर का वो कम होगा, पर कंक्रीट स्ट्रक्चर का डेड लोड वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशो फॉर कंक्रीट विल बी लो, क्योंकि उसका वेट कंपोनेंट क्या है, वेट कंपोनेंट काफी हाई है। बट यहाँ पे क्योंकि वेट कंपोनेंट बहुत लो है तो स्ट्रेंथ अपॉन वेट का रेशो क्या रहता है, हाई, जो एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी है, स्पेशली कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स के लिए, जब आपको हाई स्पैन ब्रिजेस बनाने हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है। हाई राइज बिल्डिंग्स में क्या है कि आप नंबर ऑफ स्टोरीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो डेड वेट है वो आपने स्टील का क्या होगा, कम होगा, तो नंबर ऑफ स्टोरीज आप इंक्रीज कर सकते हैं। उतने ही वेट के लिए अगर आप कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डेड लोड क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, इसलिए नंबर ऑफ स्टोरीज क्या कर जाएंगी, रिड्यूस कर जाएंगी। और एक और पोजीशन जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स को, जहां पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी लो है। बेरिंग कैपेसिटी लो मतलब लाइव लोड और डेड लोड का हमें बैलेंस करना है। अगर मैं डेड लोड को रिड्यूस कर रही हूँ सफिशिएंटली तो लाइव लोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां पे लो बेरिंग कैपेसिटी है, जहां पे टोटल लोड जो कोई सॉइल ले सकती है वो बहुत लो है, मान लेते हैं 100 है, तो अगर आपने 20 का डेड लोड दिया तो आप 80 का क्या दे सकते हैं, लाइव लोड। अगर आप कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो यहाँ पे 60 का डेड लोड आ जाएगा और 40 का लाइव लोड। 40 का लाइव लोड बहुत कम है, इसलिए हम वहां पे स्ट्रक्चर बनाने को अवॉइड करेंगे अगर हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, बट स्टील स्ट्रक्चर्स में वो भी पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। अगर इलास्टिक रेंज में देखेंगे तो 0.3 है स्टील की, अगर प्लास्टिक रेंज में देखेंगे तो इट इज 0.5। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टील का होता है 12 into 10 to the power -6 per degree Celsius। अगेन अनदर इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए इसका स्टील का, सॉरी प्रॉपर्टी, दैट इज यूनिट वेट। यूनिट वेट is 7.85 into 10 to the power 3 kg per meter cube। So 1 मीटर क्यूब स्टील के लिए जो वेट है वो कितना है, 7850 kg। So steel is assumed to be isotropic and homogeneous। Let's move on to the advantages of structural steel। हमने अभी देखा कि strength to weight ratio of steel is high, which is a desired property, क्योंकि अगर आपको कम वेट में हाई स्ट्रेंथ मिल रही है तो उससे बेटर हम कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इन सच केसेस एज हाई स्पैन ब्रिजेस, low bearing capacity soils and for high rise buildings। Next is ductile material। Steel is a ductile material which is required. It is a tough material, which is another advantage। Lightweight है तो आपका डेड लोड क्या करेगा, डेड लोड रिड्यूस कर जाएगा। फैब्रिकेशन इज फास्ट। जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट में हमें सेटिंग टाइम देना पड़ता है ऑलमोस्ट 28 डेज का एट एवरी लेवल, बट स्टील में ये जो सेटिंग टाइम, जो आपको क्योरिंग पीरियड है वो नहीं प्रोवाइड करना पड़ता, इसलिए जो फैब्रिकेशन है वो काफी फास्ट रहती है स्टील के केस में। It is very easy to make changes in the structure।
जैसे मान लेते हैं कि ये एक कॉलम था और यहाँ पे ये एक बीम थी जो आपने अटैच करी है, बट ड्यू टू सम रीजन आप डिसाइड करते हैं कि आपने ये बीम अटैच नहीं करनी है। तो ये पॉसिबिलिटी, ये चेंजेस क्रिएट करना स्टील स्ट्रक्चर में इजी है। आपने सोचा कि आप इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, मान लेते हैं। सो स्टील स्ट्रक्चर्स में ये चेंजेस करना इजी है, बट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में दे आर इम्पॉसिबल टू मेक सच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक सच चेंजेस। फिर अगर आप किसी स्टील स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर रहे हैं, तो जो आपके पास मटेरियल मिलता है वो क्या होगा, स्टील होगा। और उस स्टील की जो स्क्रैप वैल्यू है, जो आप उसको सेलिंग प्राइस होगा उस यूज्ड स्टील का, वो क्या रहेगा, काफी हाई रहेगा, क्योंकि स्टील इज रीयूजेबल एज वेल एज रिसाइक्लेबल। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंक्रीट की बात करें, तो कंक्रीट जब आप किसी कंक्रीट बिल्डिंग को डिसमेंटल करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो मक प्रोड्यूस हो रहा है, that is a that is an environmental hazard. So हमें हाई स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही रही है स्टील के साथ, साथ में इट इज रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल, सो दीज आर दी एडेड एडवांटेजेस। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्वियसली इफ देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ अ मटेरियल, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है, जो इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस है, वो है करोजन। स्टील जो है दैट इज प्रोन टू करोजन, तो हमें एंटी करोजन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, उसको फ्रीक्वेंटली स्टील स्ट्रक्चर को जो है वो पेंट करना पड़ेगा, ताकि जो एटमॉस्फेयर है आप उससे उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि करोजन डीले किया जा सके। नेक्स्ट, जो स्टील स्ट्रक्चर है इट इज प्रोन टू फायर, सो फायर प्रूफ ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा, ताकि इन केस ऑफ फायर जो बिल्डिंग है या जो भी स्ट्रक्चर है वो इमीडिएटली कोलैप्स ना करे, वो आपको कुछ टाइम दे इवैक्यूएशन का मेनली। नेक्स्ट है, स्टील एक्सपीरियंसेस फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग कॉजेस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल्स। अगर आप किसी स्टील स्ट्रक्चर की बात करें या कोई स्टील वायर को अगर हम बात करें, तो ये अगर मैंने कोई स्टील वायर ली है और मैं उसको ब्रेक करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम जो कॉमन मेथड यूज करते हैं, हम वो क्या करते हैं, जिस पॉइंट से आपने उस वायर को तोड़ना है, आप या तो इस वायर को यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट करें, रिपीटेडली आप रोटेशंस दें, या फिर आप इसको फोल्ड अनफोल्ड करें। आप इस पार्ट ऑफ द वायर को फोल्ड करें, फिर अनफोल्ड करें, फिर फोल्ड करें, फिर अनफोल्ड करें। सिमिलरली आप उसको रिपीटेड जब रोटेशंस भी दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रेस रिवर्सल्स क्रिएट कर रहे हैं। रेपिटेशन से क्या हो रहा है, जब आप क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको मूव कर रहे हैं, तो स्ट्रेस जो है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है विद एवरी रेपिटेशन। तो उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस रिवर्सल की वजह से जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, एंड अल्टीमेटली आपकी स्टील वायर ब्रेक कर जाएगी। सो अभी स्टील वायर के ही एग्जाम्पल को अगर हम एक लार्ज स्केल पे इमेजिन करें, तो कोई भी स्टील स्ट्रक्चर होगा, उसमें अगर स्ट्रेस रिवर्सल्स फ्रीक्वेंट हो रहे हैं या रिपीटेडली हो रहे हैं, तो उससे स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ फटीग द स्ट्रक्चर माइट कोलैप्स। नेक्स्ट इज, जो डक्टिलिटी है वो स्टील की एडवांटेज है, बट एट प्लेसेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्टील पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में स्टील क्या करता है, अपनी डक्टिलिटी लूज कर देता है, और वहां पे जो फेलियर होगा वो फेलियर कैसा होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। सो हमें अवॉइड करने पड़ते हैं ऐसे पॉइंट्स या ऐसा डिजाइन जहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेट करे, ताकि फेलियर अगर हो हमारा, तो वो फेलियर हमेशा कैसा हो, डक्टाइल फेलियर हो। सो in this lecture, we covered basic terminology like strength, toughness, etc. We also discussed steel as a structural material. What are the advantages of steel and what are the disadvantages of steel? I hope आपको ये lecture अच्छा लगा हो. Thank you and stay tuned for more.